हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं सामान्य ज्ञान की सीरीज में सीरीज नंबर 66 को। दोस्तों, बहुत मज़ा आ रहा है पढ़ने में, सच में ना। मुझे तो यार बहुत पढ़ाने में मज़ा आ रहा है, सच में तबीयत खुश हो जा रही है यार 20 प्रश्नों को पढ़ाने में। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, यानी मैं आपको थैंक्स बोलना चाह रहा हूँ। वो भी किस लिए तो मैं बता दूँ, जो मैंने 10 डेज़ का प्रोग्राम शुरू किया ये आप लोगों को बहुत पसंद आया। और इस 10 डेज में दोस्तों हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे, मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। इसी तरीके से अगर आप रोज़ वीडियो देखते रहें तो जान लीजिए कि फिर आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो अच्छा लगा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बहुत खुश भी हूँ मैं। तो आइए आज के 20 प्रश्नों पे चर्चा करते हैं और आज के दिन को भी मज़ेदार बनाते हैं। पहला प्रश्न दे रहा है कि प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया। क्या प्रश्न हमारा, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया। तो दोस्तों, सबसे पहले गैलीलियो ने प्रयास किया था, ठीक है, लेकिन ज्ञात नहीं कर पाए। सबसे पहले रोमर नाम के एक व्यक्ति ने 1676 में दोस्तों प्रकाश की वेग का पता लगाया। और क्या पता लगाया कि जो निर्वात होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, ये बताया। साथ ही साथ एक और चीज़ याद रखिए, जो रेडियो तरंगे होती हैं या जो गामा रेज होती हैं, प्रकाश हो गया, इन सभी का जो है रेज जो है, स्पीड जो है वो यही है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये तो हम लोगों को पढ़ाया जाता है। आज मैं आपसे कुछ अच्छा देने वाला हूँ। दोस्तों, आप जब भारतीय इतिहास की बात करेंगे तो आप व्यक्ति का नाम पढ़ेंगे। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है वाचस्पति, ठीक है, हो सकता है बहुत लोग सुने भी होंगे, वाचस्पति मिश्र, ठीक है। इनकी किताब आई थी दोस्तों तात्पर्य टीका। इनकी किताब का नाम क्या था, तात्पर्य टीका। उस तात्पर्य टीका में इन्होंने सबसे पहले प्रकाश का वेग के बारे में चर्चा किया है, ठीक है। और इनसे भी पहले मैं थोड़ा सा पहले जाता हूँ। एक गुरु थे, एक आचार्य थे जिनका नाम था सायणाचार्य। हो सकता है बहुत लोग नाम सुने हो, बहुत लोग न सुने हो। सायणाचार्य, मैं इनके बारे में बताना चाहूँगा दोस्तों। सायणाचार्य ने एक ज़माने में ही, बहुत पहले, जब रोमर पैदा नहीं हुए थे, गैलीलियो पैदा नहीं हुए थे, उस ज़माने में ही प्रकाश के वेग की चाल बता दी थी। लेकिन क्या है ना, हमारी हमेशा से आदत रही है, हम अपने यहाँ के वैज्ञानिकों का, इंजीनियर्स का, डॉक्टर का सम्मान नहीं कर पाते, ठीक है। उनकी चीज़ों को दुनिया के सामने जता भी नहीं पाते हैं कि ये सारे खोज हमारे देश में हुए हैं, बता ही नहीं पाते हैं। पता नहीं क्या हमारे अंदर कमी है, तो उन सबको उठाना चाहिए। दुनिया में जो खोज हुई हमारे देश में हुई। सबसे पहले हवाई जहाज़ किसी और देश ने बनाया, और आप वेदों को उठा के देखेंगे तो हमारे यहाँ हवाई जहाज़ बनाने की टेक्नोलॉजी पहले ही मौजूद थी, ठीक है। तो विदेशों को उसका ख्याति मिला ज़रूर, लेकिन वो उनको नहीं मिलना चाहिए था। सायणाचार्य ने दोस्तों एक श्लोक लिखा है, सुनिए उसका नाम, मैं लिख नहीं पाऊँगा यहाँ पे। योजना नाम सहस्त्रे द्वे द्वे सते द्वे च योजने एकेन निमिषार्धने क्रममाण नमोस्तुते थे। तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे, मैं इसका मीनिंग बता दे रहा हूँ। इसका मीनिंग है दोस्तों, आधे निमेष में, जो बोल रहा है योजना नाम सहस्त्रे द्वे द्वे सते द्वे च योजने एकेन निमिषार्धेन, मतलब होता है कि आधे निमेष में। आधा निमेष पता है किसको बोलते हैं, जब आप पलक झपकाते हो, एक बार पलक को नीचे करते हो, दोबारा ऊपर ले जाते हो, तो एक बार जब मतलब नीचे करके ऊपर ले जाओगे तो ये 2 राउंड हो गया ना, तो आधा इसका कर दो, आधा, यानी आप खाली या तो पलक झपकाओ या तो ऊपर ले जाओ। इसमें जो समय लग रहा है खाली झपकाने में, आपको नीचे ले जाने में, ऊपर मत करो। झपका रहे हो तो ये तो ऊपर चला जा रहा है ना, अप डाउन कर ले रहा है, तो खाली अप करो, चाहे खाली डाउन को ही गिनो, एक वाले को गिनो, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, निमेष। क्या बोलते हैं, निमेष। तो ये बोल रहा है कि आधे निमेष में 2202, जो बोल रहा है द्वे द्वे सते द्वे, मतलब कि 2202 च योजने, योजन, इतने योजन, यानी हे प्रकाश, जब तुम आधे निमेष में 2200 योजन का मार्ग क्रमण जो गति करते हो, हे प्रकाश, इसलिए तुम्हें नमस्कार है। तो ये जब योजन को आप कन्वर्ट करोगे उठा के 2202 योजन, तो ये आपका 3 लाख किलोमीटर के आसपास पहुंच जाएगा, ठीक है। तो सोचिए, उस ज़माने में ही हमारे यहाँ के जो वैज्ञानिक कह लीजिए, चाहे गुरु कह लीजिए, चाहे आचार्य कह लीजिए, जो कुछ भी कह लीजिए, इन लोगों ने ज्ञात कर दिया था उस ज़माने में, ठीक है। तो याद रखिए। इसके बाद याद रखिए दोस्तों, अच्छा ये कब थे, तो ये 14वीं शताब्दी में दोस्तों हमारे भारत में थे, ठीक है, 14वीं शताब्दी में। और इन्होंने चारों वेदों पर भाष्य लिखा है। इनके पहले किसी भी व्यक्ति का भाष्य या टीका हमें मिला नहीं है। लिखा बहुत लोगों ने था, लेकिन हमें प्राप्त नहीं हुआ है। तो सबसे पहले जो इन्होंने ही, इनका ही
वेदों पर लिखा भाष्य हमारे तक है, अवेलेबल है। और तो और इनके बारे में बताऊं दोस्तों, इन्होंने 24 सालों तक विजयनगर साम्राज्य में सेनापति और अमात्य का पद पे भी निभाया। ठीक है, वहाँ के सेनापति बने रहे, वहाँ के अमात्य थे। कब? 1364 से लेकर 1387 तक। 1336 में स्थापना हुआ था विजयनगर, हरिहर और बुक्का ने मिलकर किया था। उसके बाद ये वहाँ के क्या थे? सेनापति और अमात्य बनाए गए थे। माधवाचार्य का नाम सुने हैं? इनके अग्रज थे माधवाचार्य। और इनकी कई सारे किताबें हैं। एक अलंकार सुधानिधि, बहुत फेमस किताब है इनकी, अलंकार सुधानिधि। सुधानिधि याद रखो दोस्तों, सुधानिधि टाइटल से इन्होंने बहुत सारी किताब लिखी, जैसे अलंकार सुधानिधि, पुरुषार्थ सुधानिधि, आयुर्वेद सुधानिधि, यज्ञ तंत्र सुधानिधि, प्रायश्चित सुधानिधि, सुभाषित सुधानिधि, कई सारी किताबें हैं। सुधानिधि आप याद रखो टाइटल इनका, ठीक है। तो ये आप ख्याल रखना, बहुत ज़बरदस्त। ये सारी चीज़ें मैं पढ़ता हूँ ना, मुझे बहुत खुशी मिलती है यार। अगला देखिए प्रश्न, अमेजन नदी किस महासागर में गिरती है? तो एक लाइन की बात आपसे पूछ रहा है कि अमेजन जो है, अमेजन के बारे में हम लोग अभी एनसीईआरटी में हम लोगों ने कवर किया। जो आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, वहाँ पर जो अमेजन नदी बहती है, और ये गिरती है कहाँ पर जाके? तो अटलांटिक महासागर में गिरती है। ठीक है, अटलांटिक सबसे बेस्ट महासागर है अटलांटिक, वहाँ पे गिरती है। आयतन की दृष्टि से बात करूँगा तो विश्व की सबसे लंबी नदी है। या अपवाह क्षेत्रों की बात करूँ, इसका अपवाह क्षेत्र बहुत बड़ा है ना, तो उसकी बात करूंगा तो विश्व का सबसे आयतन के मामले में सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, अच्छा, कुल 9 देश इसके आसपास हैं। ठीक है, जिसमें आप ब्राज़ील का नाम सुनेंगे, पेरू हो गया, बोल्विया हो गया, कोलंबिया हो गया, इक्वेडोर हो गया, वेनेजुएला, गुयाना, फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, इस तरह से करके कुल 9 देश हैं टोटल। ठीक है, 9 देश। और निकलता कहाँ से नदी? तो पेरू जो देश है दोस्तों, उसके पास में एंडीज पर्वत श्रृंखला गई है, जो कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ये वहीं से निकलती है, ये नदी वहीं से निकलती है। और एक चीज़ बताऊंगा दोस्तों कि अमेजन का जो वर्षा वन है, जो अमेजन नदी के आसपास का जो वन है, उसको अमेजन का वर्षा वन कहते हैं, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अमेजन का जो वर्षा वन है दोस्तों, ये लगभग तो 70 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। कितना? 70 लाख वर्ग किलोमीटर। और इतने बड़े मात्रा में फैले होने की वजह से अगर मैं एक परसेंटेज में बताऊं तो दक्षिण अमेरिका का महाद्वीप का 40% हिस्सा खाली इस वन से घिरा हुआ है। इसीलिए इसको पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं, धरती का फेफड़ा कहते हैं। इस वन को क्या बोला जाता है? धरती का फेफड़ा। याद रखिए, सब प्रश्न पढ़ाया भी हूँ आपको। अगला है, जीवित मानव शरीर में सबसे कम पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? कौन सा ऐसा तत्व है जो जीवित मानव के शरीर में सबसे कम पाया जाता है? तो दोस्तों उसका नाम है मैग्नीज। मैग्नीज अगर ज़्यादा हो जाएगा तो ये जहरीला होता है, आदमी की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। मैग्नीज बहुत ज़रूरी है। तो मैग्नीज हमारे हड्डियों को मजबूत करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को मजबूत करता है, लीवर के लिए भी आवश्यक है, अग्नाशय, गुर्दा, इन सब के लिए ज़रूरी है। अच्छा, कितना ज़रूरी है? तो 12 मिलीग्राम दोस्तों हमें प्रतिदिन जो है मैग्नीज लेना चाहिए। मिलेगा कहाँ से? अनानास हो गया, लहसुन हो गया, अंगूर, चुकंदर, चावल, पुदीना, यही सबसे मिलता है। या ऐसे आप बात कर लो कि जहाँ भी आपको आयरन मिले, ऐसा कोई भी खाना, जैसे पालक हो गया, पालक से आयरन मिलेगा, अनार हो गया, चुकंदर हो गया, पुदीना हो गया, अंजीर हो गया, तो जहाँ भी आयरन मिलेगा वहाँ इसकी मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ और कहना चाहूँगा दोस्तों कि मैग्नीज को अगर हम इस्पात में मिक्स कर देते हैं, किसमें? मैग्नीज को अगर मिक्स कर दो आपको इस्पात में, तो याद रखो उस इस्पात में कभी जंग नहीं लगेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक क्रिया करता है और इसके जो आयन हैं वो परमैग्नेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? परमैग्नेट, जिसकी वजह से कभी भी जंग नहीं लगता है इस्पात में। तो समझ गए सबसे ज़रूरी क्या चीज़ है? ये होती है मैग्नीज। ठीक है, आगे देखिए, नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए किसने निमंत्रण दिया था? किसने बुलाया था भैया नादिर शाह को? नादिर शाह जो है फारस का शाह कहा जाता है, ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक है, फारस का नेपोलियन भी बोला जाता है, वैसे भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को बोला जाता है। 1739 में दोस्तों इसने जो है भारत पे हमला किया था, और उस समय राजा कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला। अरे वही जो नंगा धड़ंगा घूमता था, मोहम्मद शाह रंगीला, तो रंगीला बादशाह था। तो इसी के समय में जो है 1739 में इसने हमला किया था। हमला करने के बाद दोस्तों पूरा दिल्ली लूट लिया था, तख्ते ताउस उठा ले गया, कोहिनूर उठा ले गया, बहुत सारी चीज़ें, तो ये आप पढ़ चुके हो। ठीक है, अच्छा, मेन चीज़ है कि इसको आमंत्रित किसने किया था, हमसे ये पूछा है। तो अवध के नवाब थे दोस्तों, ये भी मैं आपको पढ़ाया हूँ, सादत खां, जिसने बुलाया था कि आओ अब दिल्ली पे हमला करो, हैं आपको मैं 20 करोड़ रुपया दूंगा। कितना? और जब दिल्ली पे हमला कर लिया तब उसको लगा कि 20 करोड़ दूँ कहाँ से, तो आत्महत्या कर लिया। याद है ना, कहानी आपको सुनाया था, याद रखिए। और नादिर शाह के बाद इसका उत्तराधिकारी, नादिर शाह दोस्तों इसकी हत्या कर दी गई, इसकी हत्या कर दी गई 1747 के आसपास। ठीक है, और इसके बाद जो इसका उत्तराधिकारी बना वो कौन था? अहमद शाह अब्दाली। कौन था? अहमद शाह अब्दाली, जिसने पानीपत तृतीय लड़ाई किया मराठों से। पानीपत का तिथि 1761। याद रखिए सारा प्रश्न।
आगे देखिए, सोमालिया की मुद्रा क्या है। सोमालिया देश जान ही रहे होंगे आप, ठीक है, जो अफ्रीका है दोस्तों। अफ्रीका की अगर बात करूँ, इधर देखो आपका लाल सागर, ये आपका लाल सागर है, ऊपर काला नीचे लाल, ठीक है, ये लाल सागर है। तो ये अफ्रीका के कोने वाला देश है, जस्ट ये एकदम कोने वाला, ठीक है। यहाँ फारस खाड़ी भी पड़ती है, तो ये सोमालिया देश है, ठीक है दोस्त। सोमालिया जो है दोस्तों, इसकी राजधानी अगर मैं आपसे पूछूं राजधानी, तो इसकी राजधानी है मोगादिशु। सोमालिया की राजधानी क्या है? मोगादिशु। अच्छा, फिलहाल हमसे क्या पूछा है? हमसे मुद्रा पूछा है ना, कि राजधानी पूछा था? मोगादिशु। राजधानी भी, मुद्रा भी याद रखो, इसकी मुद्रा को सीलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीलिंग। तो बहुत ज़्यादा आतंकवाद का बहुत असर देखने को मिलता है इस देश में, ये सारा याद रखिए। इसके अगल बगल जिबूती, केन्या, इथियोपिया, ये सारे देश हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला दे रहा है, श्रम विभाजन बाजार के आकार द्वारा सीमित होता है, यह कथन किसका है? ध्यान से सुनिए, क्या बोल रहा है? श्रम विभाजन बाजार के आकार द्वारा सीमित होता है, ठीक है। ये कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन है एडम स्मिथ का। एडम स्मिथ का नाम तो सुना ही होगा आपने, ठीक है, नहीं सुना होगा तो आज जान लीजिए। एडम स्मिथ एक महान अर्थशास्त्री थे। एडम स्मिथ क्या थे? एक महान अर्थशास्त्री थे। इन्हें अर्थशास्त्र का पितामह भी कहा जाता है। वैसे तो अर्थशास्त्र का पिता हम ये सुनते हैं कि भाई कौटिल्य, चाणक्य को कहा जाता है, लेकिन अर्थशास्त्र का पितामह भी किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ की। इनकी एक किताब बहुत फेमस थी दोस्तों, द वेल्थ ऑफ थ्योरी, सॉरी द वेल्थ ऑफ नेशन, थ्योरी बोल रहा हूँ, द वेल्थ ऑफ नेशन, यानी राष्ट्र की संपदा, ठीक है, द वेल्थ ऑफ नेशन। ये किताब उन्होंने लिखा था 1776 में, और बहुत अच्छी किताब थी। इस किताब के माध्यम से उनका बड़ा प्रचार प्रसार हुआ, याद रखिएगा। एक और किताब इनकी बहुत फेमस है, द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स। क्या नाम है? मोरल सेंटिमेंट्स। तो ये एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, क्योंकि बहुत बार आपसे वेल्थ ऑफ नेशन पूछ चुका, तो अभी आपके एग्जाम में ये प्रश्न आने के चांसेस ज़्यादा है। 1759 में इस किताब को उन्होंने लिखा था, द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स, ठीक है। महान अर्थशास्त्री थे, अर्थशास्त्री। आगे देखिए, अमेरिका स्पेस शटल की पहली महिला चालक कौन थी? अमेरिका स्पेस शटल की पहली महिला चालक, उनका नाम था दोस्तों एलिन कोलिंस। क्या नाम था? एलिन कोलिंस, ठीक है, इनका नाम था। और ये वायुसेना में कर्नल थी। इसके अलावा ये पहली महिला बेस पायलट थी, ठीक है, तो याद रखिएगा, अंतरिक्ष में भी गई थी। चलिए आगे देखिए, अगला दे रहा है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? अरे इतना आसान प्रश्न पूछेगा तो हंसी आ जाएगी भाई। राष्ट्रपति करता है कि नहीं? कौन करता है? राष्ट्रपति करता है नियुक्ति। आगे देखिए, किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? ये तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था? पटना में। मृत्यु कहाँ हुई थी? तो नांदेड़, महाराष्ट्र के पास, ठीक है। आखिरी बार मिला कौन था? तो बंदा बहादुर, ठीक है। तो ये सारा याद रखिए। और दोस्तों पातशाह की उपाधि भी एक बार पूछता है, तो शायद ये इन्होंने ही धारण किया था, एक बार आप चेक कर लेना। बाकी खालसा सेना बनाया था, ये फेमस है इनके बारे में। और इनकी एक आत्मकथा भी थी दोस्तों, जिसको लिखा है इन्होंने किस टाइटल से? विचित्र नाटक के नाम से। पढ़ाया हूँ मैं आपको, ठीक है, विचित्र नाटक के नाम से। अच्छा, इनका एक चीज़ और पूछता है दोस्तों कि कई सारे उपनाम भी थे, जैसे कलगोधर, ठीक है ना, क्या नाम था? कलगोधर, इनका एक उपनाम था कलगोधर। कुछ लोग बुलाते थे, कुछ लोग दशमेश बुलाते थे, दशमेश। ओ भैया दशमेश कहाँ हो भाई, आजा, बंजा वालों, संत सिपाही, ये सब इनका नाम था। और इन्होंने 5 ककार रखने के लिए कहा था कि 5 ककार, अगर आप सच्चे सिख हैं तो आपको 5 ककार रखने पड़ेंगे। 5 ककार में क्या क्या थे शामिल? तो केस था, कंगा था, कड़ा था, ठीक है, कृपाण था और कचेरा था। ये 5 चीज़ें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, मैक्सिको की मुद्रा क्या है? मैक्सिको जो देश है दोस्तों, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। अमेरिका के ठीक नीचे पड़ता है मैक्सिको, और यहाँ की जो मुद्रा है उसका नाम है दोस्तों पेसो, और यहाँ की राजधानी जो है मैक्सिको सिटी ही है, ठीक है। तो पेसो याद रखो। इसी के बगल में मैक्सिको की खाड़ी है, और आगे जाओगे तो फिर आपको कैरेबियन सी मिलेगा, उसमें आपको बर्मुडा ट्रायंगल वगैरह मिल जाएंगे, आपको मिल जाएगा क्यूबा मिल जाएगा, चीनी का कटोरा, वेस्ट इंडीज़ मिल जाएगा, बहुत सारे देश हैं वहाँ पे। आगे क्या दे रहा है, एक सेकंड, किन कालाजार जीवाणुओं को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है? वाह 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 वाह, साइनोबैक्टीरिया, बताइए, पढ़ाया गया आपको? साइनोबैक्टीरिया के नाम से किसको जाना जाता है? अरे भैया नीले हरे शैवाल को। किसको जानते हैं? नीले हरे शैवाल को। नहीं देखे उन्हें नीला हरा शैवाल? काई जानते हो क्या होता है? काई वही होता है नीला हरा शैवाल, जिसको हम लोग काई बोलते हैं, ठीक है। तो नीला हरा शैवाल यह जो है जीवाणु फाइलम का होता है, बैक्टीरिया फाइलम होता है यहाँ पर नीले हरे शैवालों में, और उसी से बिलोंग करता है। और इसका जो कुल है वो है आपको साइनोबैक्टीरिया, याद रखिए। और ये प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा उत्पादन करता है। और साइनो जो वर्ड है दोस्तों, इसका मतलब होता है नीला, ठीक है।
और इसका मेन काम क्या होता है, देखो इस जो होते हैं इनका मेन काम क्या होता है। तो सीधे मैं बताऊं कि आपने सुना होगा, मैंने आपको बताया हो कि पादप को दोस्तों नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, पेड़ पौधों को नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, लेकिन ये वायुमंडल से डायरेक्ट नाइट्रोजन को नहीं ले सकते। हम तो ले लेते हैं, ये नहीं ले पाते हैं। तो ये नाइट्रोजनीकरण की क्रिया के द्वारा जो लेते हैं और कुछ बैक्टीरिया के माध्यम से लेते हैं। तो उन बैक्टीरिया में नीले हरे शैवाल भी आते हैं। जैसे अगर मैं बात कर दूं धान के खेत की, तो धान के खेत में जब पानी भर दिया जाता है कुछ समय बाद वहाँ पे काई लग जाता है, हरा हरा हो जाता है ना, वो सब नीले हरे शैवाल होते हैं। वो नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करते हैं और धान की फसल को नाइट्रोजन पहुँचा देते हैं, तब उनका जाके विकास होता है। आगे है नाइजर नदी कहाँ गिरती है। नाइजर नदी तो पहले पता तो होगी नाइजर नदी बहती कहाँ पे, तब तो बताएंगे गिरेगी कहाँ पे। यार देखो अफ्रीका का नाम सुना है ना, अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है, जिसको अंध महाद्वीप भी बोलते हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप में जो सबसे बड़ी नदी है दोस्तों वो तो नील है, इसको मिस्र की गंगा भी कहते हैं। दूसरे नंबर पे कांगो है जो कर्क को 2 बार काट देती है। तीसरे नंबर पे की सबसे लंबी नदी दोस्तों नाइजर नदी। तीसरे नंबर की लंबी नदी क्या है, नाइजर। नाइजर नदी को तेल नदी भी कहा जाता है। लो क्या नदी बोलता है इनको और भी क्या बोला जाता है, तेल नदी भी कहा जाता है, ठीक है। और जहाँ पे गिरती है वहाँ पे बहुत सारा बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है, बहुत बड़ा डेल्टा, ठीक है। गिरती कहाँ पे दोस्तों, तो गिरती है गिनी की खाड़ी में। कहाँ गिरती है, गिनी की खाड़ी, पश्चिमी साइड, अफ्रीका का जो पश्चिमी साइड है वहाँ पे गिरती है गिनी की खाड़ी। गिनी की खाड़ी का एक और नाम है दोस्तों, बगल में ही एक देश है जहाँ से बहती होके जाती है, फ्रेंच गुयाना से होके बहती है, तो उसका नाम है गुयाना की खाड़ी भी बोलते हैं, गुयाना की खाड़ी भी बोलते हैं, ठीक है। फ्रेंच गुयाना से बहते हुए जाती है। बाकी जो सहारा मरुस्थल है उस मरुस्थल से वो भी होके निकलती है, ठीक है। तो ये सारा याद रखिए। आगे देखिए, आगे बोल रहा है मैग्नीज का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से होता है। तो उस अयस्क का नाम याद रखिए दोस्तों, पाइरोलूसाइट। क्या नाम है, पाइरोलूसाइट, ठीक है, जहाँ से मैग्नीज निकलता है, ये याद रखिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, सिखों का सैन्य संगठन खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया। अभी मैं पीछे थोड़ी देर पहले बताया आपको, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। आगे है उरुग्वे की मुद्रा क्या है, ये अच्छा प्रश्न है। उरुग्वे की मुद्रा, तो उरुग्वे की मुद्रा है दोस्तों उरुग्वेयन, क्या नाम है, उरुग्वेयन। उरुग्वे के नाम पे यूरुग्वेयन पड़ गया। और पेसो, जैसे हमने पेसो कहाँ की मुद्रा देखा था, मैक्सिको की ना, उसी तरह भी है, तो उरुग्वेयन। अच्छा एक याद रखिएगा, दूसरी बात दोस्तों कि ये दक्षिण अमेरिका का देश है उरुग्वे, पराग्वे उरुग्वे सब वहीं था। दक्षिण अमेरिका में जो सबसे छोटा देश है उसका नाम है सूरीनाम, सबसे छोटा। और जो दूसरे नंबर का सबसे छोटा देश है वो है उरुग्वे, ठीक है। अच्छा उरुग्वे की राजधानी कहाँ है, तो उरुग्वे की राजधानी दोस्तों मोंटेवीडियो। कहाँ पे राजधानी है, मोंटेवीडियो। मोंटेवीडियो कम खेलेगा, मोंटेवीडियो, ठीक है, याद करिए, बार बार बोलेंगे याद हो जाएगा। पैलेसान व्हील की तर्ज पर नई रेलगाड़ी डेक्कन उड़ीसी मुख्यतः किस राज्य में चलती है, डेक्कन उड़ीसी। तो दोस्तों तो पहले आधे लोग तो ये नहीं पता होगा पैलेसान व्हील, तो पैलेसान व्हील यार बहुत गजब ट्रेन है यार, कसम से। अगर एक बार आप सर्च करो, पैलेसान व्हील हो गया, महाराजा ट्रेन हो गया, ये सब तो मान लो आपके राजस्थान की ट्रेनें हैं। डेक्कन उड़ीसी जो दोस्तों ये महाराष्ट्र में चलती है। कहाँ पे चलती है, महाराष्ट्र में। बैठने का मन करेगा कभी आपको, अरे यार किराया सुनोगे, इसका किराया लगभग 3 से 5 लाख रुपया, 7 दिन का किराया 3 से 5 लाख रुपया। बैठोगे उस लायक बन तो जाओ, बैठना बड़ी बात थोड़े, उस लायक बन जाओ, और ऐसे चुटकी में बनोगे आप, बस मेहनत से पढ़ते जाओ। बहुत कुछ यार दुनिया में देखना है, बहुत कुछ आपको मिलेगा देखने के लिए, करने के लिए। अभी कौन सी ज़िंदगी जी हो, बहुत करोगे, बहुत अगर हाई फाई हो तो शताब्दी में बैठ जाओगे, राजधानी में बैठ जाओगे। वो भी हमको नहीं लगता कि इसमें से कितने लोग हैं जो 3 टायर के अलावा 2 टायर या 1 टायर इस्तेमाल करते हैं ट्रेन में, बहुत कम लोग, बहुत कम लोग। तो यार आगे बढ़ो, पढ़ाई लिखाई करो, आगे बढ़ो, पूरी दुनिया देखो। एक बार आप नेट पे सर्च करना, आज पढ़ने के बाद या वीडियो को पॉज करके एक बार सर्च करिए आप डेक्कन ट्रेन, ठीक है, डेक्कन ओडिसी ट्रेन एक बार चेक करिए, ठीक है। आप देखिए कि क्या है वहाँ पे ट्रेन के अंदर। यार 5 स्टार ट्रेन है, 5 स्टार ट्रेन है। ऐसे नहीं 3 से 7 लाख रुपया लिया जा रहा है, 7 लाख रुपया ऐसे नहीं लिया जा रहा है। 7 दिन का टूर है, 7 दिन में बहुत कुछ घुमाएगी आपको। एक बार व्यवस्था देख के देखो, आप खोलो एक बार पैलेसान व्हील का देख लो। पैलेसान व्हील तो और उत्पात मचाए, 8 से 10 लाख रुपया इसका चार्जेज है, ठीक है। और महाराजा ट्रेन इसी तरह है, डेक्कन ओडिसी ट्रेन है, तो बहुत फेमस ट्रेनें सब हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने किस गुट का साथ दिया था, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने किस गुट का साथ दिया था, ये भी अच्छा प्रश्न है। तो इसके लिए दोस्तों आपको जानना पड़ेगा द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। 2-3 लाइन जानोगे तभी आपको मैं समझा पाऊँगा। देखो द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था इसमें कुल 61 देशों ने भाग लिया था। पहले याद रखो कि कब से कब हुआ था, तो 1939 से लेकर 45 तक हुआ था। अभी क्या करो, डायरेक्ट घटा दो, ठीक है, 39-45 डायरेक्ट घटा दो, तो देखो आपका आ जाएगा। मैंने आपको सिखाया था, विधि निकालने का तरीका बताया था, 39 और 45, ठीक है, 5
इधर देखो, इधर कितने आ जाएगा 4, 1 सेकंड रुको, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। 39 से 45, मैं ही ट्रिक बनाता हूँ, मैं भी भूल जाता हूँ ट्रिक बना के। 39 से 45, इसमें क्या था दोस्तों, इसमें घटाने का ही कॉन्सेप्ट तो था, हाँ क्या और कुछ था। तो अभी याद रखो, आप नॉर्मली याद रखो, इसमें कुल 61 देशों ने भाग लिया था। कितने देशों ने भाग लिया था? कुल 61 देशों ने। मैं ही बताया था, पता नहीं दिमाग से उतर गया यार। अब उसके लिए क्या करूँ, उतर गया तो उतर गया, गूगल तो हूँ नहीं कि सारा कुछ याद रखूँ। और शुरू कब हुआ था दोस्तों यह, तो याद रखिए 1 सितंबर को ये युद्ध स्टार्ट हुआ था 1939 में। अंततः जब जाके जापान पर जो है हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम गिराया अमेरिका ने, तब उसके बाद जाके जापान ने सरेंडर किया, तब जाके कहीं विश्व युद्ध जो है समाप्त हुआ। इतना ही नहीं दोस्तों, इसमें इस विश्व युद्ध में लगभग 10 करोड़ सैनिकों ने भाग लिया था और लगभग 7 करोड़ सैनिक जो है मारे गए थे। तो आधी जनसंख्या तो ऐसे ही खाली हो गई थी, हाँ। और इसके अलावा याद रखिए कि पूरे के पूरे ये दूसरी विश्व युद्ध में 2 तरह की टीमें थी, एक धुरी राष्ट्र था, एक मित्र राष्ट्र था। धुरी और मित्र। धुरी में कौन कौन शामिल थे? तो धुरी में आपके शामिल थे जर्मनी भैया, आपके शामिल थे जापान, और आपके शामिल था इटली, ठीक है। और जर्मनी का कौन था? जर्मनी का आपका हिटलर हो गया, इटली का आपका मुसोलिनी हो गया। और आपका मित्र राष्ट्र में कौन शामिल था? तो आपका यूएसए हो गया, यूएसएसआर हो गया, सोवियत संघ रूस हो गया, अमेरिका हो गया, यूके हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपका चाइना हो गया। तो ये सारे देश जो हैं ये मित्र राष्ट्रों में शामिल थे, याद रहेगा। चलिए आगे देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो जो नियुक्त किया होगा, जैसे अगर नौकर को आपने अपने काम पे रखा है तो आपने उसको त्यागपत्र स्वीकार करो, कोई और कर लेगा। तो याद रखो, न्यायाधीश की नियुक्ति करता कौन है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो उसका त्यागपत्र भी कौन लेगा? राष्ट्रपति लेगा। तो जो नियुक्ति करता है वही त्यागपत्र भी लेता है। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1724 में किसने किया था? तो चिनकिलीज खां। ये तो हम लोग बहुत पुराना प्रश्न है यार, अब यही सब पढ़ना रह गया है, चिनकिलीज खां, ठीक है। आगे देखिए, अगला है, किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक गुलाब का फूल है? बताइए, कहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक गुलाब का फूल है? ब्रिटेन का भाई। ब्रिटेन का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? प्रतीक क्या है? गुलाब का फूल। तो आज का 20 प्रश्न दोस्तों हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, तो उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। और दोस्तों आज हम लोग कवर करने वाले हैं, आपको वीडियो मिलेगा ज्योग्राफी के ऊपर, एकदम टॉप 100 क्वेश्चन, ठीक है। तो उसको ज़रूर से देखिएगा, हम लोग 10 दिन में दोस्तों बहुत कुछ सीखने वाले हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर करिएगा, लाइक भी करिएगा, वीडियो को शेयर करिए दोस्तों, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतने ही हमारे भाई बहन पढ़ेंगे, और जितना बढ़िया पढ़ेंगे, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो पढ़ाओ भाई मेरे, आप ही लोगों की वजह से तो सब लोग पढ़ते हैं, चैनल पे आते हैं, ज्वाइन करते हैं। इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका है? आप ही लोगों का है ना। तो आइए स्टडी 91 के बारे में बता दूं आपको कि जो कुछ भी आपको यहाँ पे पढ़ना है डिटेल में, तो भाई ये प्लेलिस्ट में चले जाओ, क्योंकि इतने वीडियो बन चुके हैं कि बिना प्लेलिस्ट में जाए आपका कोई काम होने वाला नहीं है। तो प्लेलिस्ट में चले जाओ, सीरियल नंबर से वहाँ वीडियो लगे हैं, जो भी विषय पढ़ना है डिटेल में पढ़ो, ठीक है। और धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस की तरफ बढ़ रहे हैं। एक बार विषय समाप्त हो जाए ना, इतना प्रैक्टिस कराऊंगा क्वेश्चन आंसर की, क्वेश्चन ऐसे जबान पे आएगा, ऑप्शन की ज़रूरत नहीं, ऑप्शन नहीं, हमें ऑप्शन नहीं चाहिए। इसीलिए तो मैं आपको जीएस का डोज पढ़ाता हूँ विदाउट ऑप्शन, कोई ऑप्शन नहीं, ताकि डायरेक्ट उत्तर दिमाग में आना चाहिए। क्वेश्चन पूछा, उत्तर। मैक्सिको की मुद्रा क्या है? तुरंत खट से दिमाग में आना चाहिए, पेसो, तुरंत आना चाहिए दिमाग में, पेसो। क्या समझ रहे हैं? ये होना चाहिए, ठीक है। हमको ऑप्शन नहीं चाहिए कि हाँ बताओ डॉलर है कि पेसो है कि दिनार है कि फलाना ढिकाना ढिमचा, कुछ नहीं चलेगा ना, ऑप्शन नहीं चाहिए हमें। डायरेक्ट इतना तेज़ होना चाहिए, फॉरवर्ड होना चाहिए माइंड की, तुरंत उत्तर निकले। आप नींद में हो, आपसे कोई जीएस का प्रश्न पूछ ले, उत्तर निकलना चाहिए आपको। और इसके अलावा अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हो और जीएस का और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आज एग्जाम ट्रेंड्स पर बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं दोस्तों, बेहतरीन लेवल के, ठीक है। तो एक बार आप विजिट करिए, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करिए। और मैथ और रीजनिंग, यार मैथ तो पूछो मत, शुभम सर का मैं दीवाना हो गया यार। आज मैं मैथ की खुद वीडियो देखा, ऐसा नहीं कि मुझे मैथ आती नहीं है, आती है, लेकिन देखता हूँ कभी कभी कि क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, इनका क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या है। तो हम लोग आपस में देखते रहते हैं ना एक दूसरे का चीज़ की, फॉलो भी करते हैं कि कुछ अच्छाई जहाँ से मिल जाए ले लो। मैं तो यार बहुत सिंपल लड़का हूँ, ठीक है। क्या है ना कि कोई भी आदमी कभी परिपूर्ण नहीं होता, तो जहाँ से भी ज्ञान मिल जाता है ना ले लो, ठीक है। अपने से छोटे भी व्यक्ति से अगर ज्ञान मिलता है तो ले लो, अपने से बड़े से भी मिलता है ले लो, ठीक है। हमारे अंदर ये नहीं होना चाहिए कि ये हमसे छोटे हैं वो हमको पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ज्ञान जहाँ से मिले वहाँ से लेना चाहिए। तो ये एक भावना होती है, सीखने की एक उत्सुकता होती है, ठीक है। वो हमसे एज में छोटे हैं या कैसे हैं, इससे कोई मतलब नहीं। ज्ञानी कोई भी हो सकता है कि नहीं।
तो आज मैंने उनके बहुत सारे क्वेश्चन देखे, प्रॉफिट एंड लॉस के, बेहतरीन चल रही यार वीडियो यार। आप एक बार विजिट तो करो, एक बार देखो उठा के 14वीं 15वीं जो सीरीज़ चल रही प्रॉफिट एंड लॉस की, एकदम ज़बरदस्त सीरीज़ चल रही, एक से एक क्वेश्चन वहाँ पे दिए गए हैं। तो मुझे खुद अच्छा लगा, मैं खुद उन चीज़ों को देखा और रियलाइज़ किया कि वाकई यार कि क्योंकि हमारे और सर में अंतर है कि मैं कोई भी चीज़ परसेंटेज से सॉल्व करता हूँ, सर कोई भी चीज़ रेशियो से सॉल्व करते हैं। और वाकई मैं एक लाइन की बात आज कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं रेशियो परसेंटेज पे हावी पड़ जाता है। भाई जो बात है वो बात मान लो, कहीं ना कहीं नहीं 100% हावी पड़ जाता है। अगर आप मेरे ट्रिक से उस सवाल को लगाओगे तो अगर उस सवाल को लगाने में आपको 30 सेकंड लग रहा है तो सर की ट्रिक से लगाने में आपको 15 सेकंड लगेंगे। मैं अपने मुंह से कह रहा हूँ भाई, क्योंकि मैं जान रहा हूँ, क्योंकि मैं उस सवाल को लगा रहा हूँ, मुझे पता है वो सवाल कितने टाइम में लगेगा, ठीक है। और वही सवाल जब सर लगाते हैं तो मैं देखता हूँ कि यार ये तो पूरा मेथड ही चेंज हो गया। क्योंकि परसेंटेज में क्या होता है कि परसेंटेज में जैसे मैंने आपसे बोला कि कोई आदमी 25% लाभ पर कोई काम कर रहा है, तो आप क्या करते हो, आप देखते हो कि अगर मान लो हमने 100 है तो 25% लाभ यानी 125, ऐसा सोचते हो। जबकि अब ये लोग क्या हैं, ये लोग अपना डिफरेंट तरीका, ये कहते हैं 5 से 6 हो गया, ठीक है। तो इन लोगों का जो है तरीका अलग होता है, ये फ्रैक्शन वैल्यू पे चलते हैं और उसको तुरंत रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं और उस वजह से उत्तर बहुत तेज़ी से आ जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं परसेंटेज के ऊपर हावी पड़ जाता है रेशियो। तो अच्छी बात है ना, हम तो सीखते हैं यार। अब आप लोगों को इच्छा हो तो आप लोग भी सीखो। तो अगर मैं जाके 4G मैथ चैनल पे वीडियो को देख सकता हूँ तो यार आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि आप भी विजिट करो, क्योंकि वाकई अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं। एक बार आओ, क्वेश्चन का लेवल देखो, उसके बाद खुद डिसाइड करो, ठीक है। चलिए इसी के साथ आखिरी बात अभी तो एकदम रट गया होगा कि सर की आखिरी बात क्या है, बताओ, मेरे साथ साथ दोहराओ। अगर आपके चैनल पे कोई भी एडवर्टीजमेंट आता है तो प्लीज़ दोस्तों एडवर्टीजमेंट को स्किप मत किया करिए, उसको पूरा देखा करिए। क्या है, स्किप मत करिए, उसको पूरा देखिए, ठीक है। तो प्लीज़ दोस्तों, आप अपने मन से बोल रहे हो तो यार 2-4 बार दिन भर में देख लिया करो प्लीज़ यार, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच। अच्छा हाँ, जो NCERT पढ़ाई जा रही है उसको डिटेल में पढ़ते रहना, उसको स्किप मत करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।